नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आए हैं दोस्तों। जी हां, मैंने अपने चैनल पर 4 महीने पहले एक वीडियो अपलोड की थी जहां पर हमने बात की थी कि महिलाओं को संपत्ति के अंदर अधिकार नहीं मिलेगा। अब उस वीडियो के अंदर मैंने 7 से 8 कुछ ऐसी कंडीशंस आपको बताई थी जहां पर आज भी महिला को संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता है। अब दोस्तों, मेरी उस वीडियो को देखने के बाद 90% लोग बहुत खुश हुए, पर 10% लोग कुछ ऐसे भी थे जो कमेंट सेक्शन में या तो मेरी उन बातों को झूठा बता रहे थे या फिर उसके लिए कुछ रेलिवेंट जजमेंट की मांग कर रहे थे। जबकि मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं हर वीडियो में जजमेंट के साथ बात करता हूं, पर वो वीडियो ऑलरेडी इतनी बड़ी थी कि हर पॉइंट पर रिलेटेड जजमेंट लानी पॉसिबल नहीं थी। अब दोस्तों, मैंने उस वीडियो को अब आप लोगों को 6 से 7 पार्ट में डिवाइड करके यहां पर प्रेजेंट करने का मन बनाया। यानी कि अब आपको एक डिटेल्ड सीरीज लाकर दी जाएगी उन सभी कंडीशन, उन सभी सिचुएशन के ऊपर जहां पर आज भी महिला को संपत्ति के अंदर अधिकार देना, संपत्ति में हिस्सा देना अनिवार्य नहीं है। और ध्यान दीजिएगा, हर एक सिंगल वीडियो में मैं आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रेलिवेंट जजमेंट भी प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि उस कंसेप्ट को आप डीपली भी क्लियर करें, साथ ही साथ रेलिवेंट जजमेंट भी आप लोगों के पास हो, ताकि वो चीज आपकी कोर्ट के अंदर भी वैलिड मानी जाए। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हैं, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि तुरंत इस वीडियो को लाइक करते हुए अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर ली जाए। जी हां, अगर आप लोग मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन यानी कि लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को एक नंबर प्रोवाइड कराया है। उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर डायरेक्टली मुझसे 1-to-1 कंसल्ट भी कर सकते हैं। और अब हम अपने सभी व्यूअर्स के लिए एक मेंबरशिप प्लान भी लेकर आए हैं, जहां पर वो मुझसे 1 साल तक अनलिमिटेड कंसल्टेशन करना चाहते हैं। तो आप लोग अगर हमारी मेंबरशिप के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन के दिए नंबर पर कनेक्ट हो सकते हैं, वहां पर आपको सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की ओर। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको क्लियर कर दी जाए। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी 2 टाइप की होती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल का मतलब पैतृक संपत्ति, जो एक इंसान ने खुद ना कमाई हो बल्कि अपने पिता, अपने दादा, अपने परदादा के थ्रू उसको वो मिली हो। जबकि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जिसे सरल हिंदी भाषा में स्व अर्जित संपत्ति कहा जाता है, वह संपत्ति है जो एक इंसान ने अपनी खुद की कमाई से खरीदी है। अब दोनों में डिफरेंस ये होता है दोस्तों कि जो इंसान की स्व अर्जित संपत्ति है वो जब मर्जी चाहे किसी को भी दे सकता है, जब मर्जी चाहे किसी को भी डिस्पोज ऑफ कर सकता है। किंतु एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं होता। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर बाय बर्थ एक को-पार्सनर, हम वारिस का अधिकार आ जाता है। अब दोस्तों, अगर आप हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट साल 2005 के अमेंडमेंट को देखते हैं, संशोधन को देखते हैं, तो सेक्शन 6 के अंदर एक महिला को अब को-पार्सनर का दर्जा दे दिया, यानी कि एक महिला को पुरुष के समान हम वारिस माना गया है। पर आज भी ऐसी स्थिति है दोस्तों जहां पर अगर हेड ऑफ द फैमिली यानी कि जो करता है फैमिली का, वो प्रॉपर्टी को बेच दे बिना महिला से परमिशन लिए, तो ध्यान दें, वो महिला कोर्ट में उठकर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती कि मेरी संपत्ति बिना मुझसे पूछे बेची गई है। अब दोस्तों, यह चीज लोगों के मन में खलबलाहट मचा देती है। अब इस चीज को मैं रेलिवेंट तरीके से डीपली आपको क्लियर करूंगा, यहां से आपको वीडियो बड़ी ध्यान से समझनी होगी। देखिए दोस्तों, आज के समय में कोई भी मां बाप अपने बच्चों के खिलाफ नहीं जाना चाहता। बच्चों की कुछ ऐसी हरकतों की वजह से मां बाप बच्चों के विरुद्ध जाने के लिए फैसला लेते हैं। अब मैं आपको बता दूं, अगर हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात की जाए तो साल 2005 से पहले महिलाओं को संपत्ति में को-पार्सनर का दर्जा नहीं दिया गया। अगर साल 2005 से पहले ही संपत्ति का बंटवारा हो गया है, किसी को संपत्ति विल, वसीयत, गिफ्ट, सेल कर दी गई है, तो महिला उठकर उस संपत्ति में अपना हिस्सा नहीं मांग सकती। किंतु साल 2005 के बाद ऐसा नहीं था। साल 2005 के बाद महिला को संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया जाने लगा। अब दोस्तों, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा साइड रखें। यहां से अब आपको समझना है कि अगर हमारे हिंदू लॉ की बात करें यानी कि इंडियन लॉ की बात करें तो 2 टाइप के स्कूल बताए गए हैं इसके अंदर। एक है मिताक्षरा, दूसरा है दयाभागा स्कूल ऑफ सक्सेशन। देखिए, दयाभागा स्कूल ऑफ सक्सेशन क्या है, जैसे कि ओडिशा, बिहार, झारखंड, असम, पूर्वांचल, ये ऐसी जगह है जहां पर जो लॉ ऑफ सक्सेशन है, उत्तराधिकार का अधिनियम कानून है, वो दयाभागा स्कूल के तहत डिसाइड किया जाता है।
बल्कि रेस्ट ऑफ द कंट्री मिताक्षरा स्कूल ऑफ सक्सेशन वैलिड होगा। अब मिताक्षरा स्कूल ऑफ सक्सेशन की हम बात करें तो यहां पर मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। यहां पर कुछ ऐसी सिचुएशन बताई गई है जहां पर जो हेड ऑफ द फैमिली है, कर्ता ऑफ द फैमिली है, उसको यह अधिकार है कि वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बिना किसी बेटी, बिना किसी महिला, बिना किसी को पार्टनर, उसमें बेटे भी आ गए ध्यान रखिएगा, बिना उनको पूछे संपत्ति को आगे जाकर बेच सकता है। अब दोस्तों यह सिचुएशन बहुत बड़ी हो जाती है। इसके अंदर अलग अलग कंडीशन है, जैसे कि लीगल नेसेसिटी आ गया, बेनिफिट ऑफ द एस्टेट आ गया, इंडिस्पेंसेबल ड्यूटीज आ गई। ये सारी चीज एक वीडियो में कवर कर पाना इंपॉसिबल है। तो आज की वीडियो में मैं लीगल नेसेसिटी बताऊंगा। लीगल नेसेसिटी यानी कि वो कंडीशन जब एक हेड ऑफ द फैमिली को, यानी कि वो परिवार का मुखिया जिसको संपत्ति को बेचने के लिए अपनी बेटी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, बेटी को हिस्सा देना अनिवार्य नहीं है, और ये जो कंसेप्ट मैं क्लियर करूंगा रेलिवेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के साथ क्लियर करूंगा, ताकि अगर आप भी अपने बच्चों की तरफ से पीड़ित हैं तो आप इन जजमेंट का इस्तेमाल करते हुए उनको सबक सिखा सकें। और दोबारा से ध्यान दें, ये केवल बेटियों के लिए नहीं बल्कि बेटों के लिए भी एप्लीकेबल है। अब दोस्तों सबसे पहले लीगल नेसेसिटी कंडीशन आपको समझनी है कि आखिरकार लीगल नेसेसिटी कंडीशन होती कौन सी है। देखिए दोस्तों, लीगल नेसेसिटी आपको किस तरीके से समझना है। लीगल मतलब लीगली, नेसेसिटी मतलब रिक्वायरमेंट, यानी कि अगर परिवार के ऊपर एक ऐसी स्थिति आ पड़ी है जहां पर लीगली नेसेसरी हो गया है कि उस जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को बेचा जाए, तो वो जो परिवार का मुखिया है, कर्ता ऑफ द फैमिली है, वो उस संपत्ति को बेच सकता है। और उसके अंदर कोई भी बेटा या बेटी उठकर ये नहीं कह सकती कि ये तो हमारी कोपार्सनरी प्रॉपर्टी थी, इस पर हमारा बाय बर्थ अधिकार आना चाहिए। अब दोस्तों सबसे पहले आपको कंडीशन क्लियर होनी चाहिए कि कौन कौन सी कंडीशन लीगल नेसेसिटी में मानी जाएगी। डिस्प्ले पर दिखाकर एक एक कंडीशन आपको समझा दूं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके परिवार पर आ पड़ी है और आप परिवार के मुखिया हैं, तो आपको उस पैतृक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को बेचने के लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है और बाद में कोर्ट कचहरी से भी डरने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, लीगल नेसेसिटी के अंदर कौन कौन सी कंडीशन है, जैसे कि फूड, यानी कि आपके पास इतना पैसा ही नहीं है कि आप अपने परिवार के लिए खाना, शेल्टर मतलब छत, क्लोथिंग उसके लिए कपड़ा मैनेज कर सके, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान, इन चीजों को मैनेज करने के लिए जो कर्ता ऑफ द फैमिली है उसके पास ये अधिकार है कि वो अपनी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को बेच सकता है। दूसरा, मैरिज ऑफ द मेंबर ऑफ फैमिली एक्सेप्ट द सेकंड मैरिज और मैरिज ऑफ माइनर, यानी कि अगर परिवार में किसी मेंबर की आपको शादी करनी है तो उस फैमिली प्रॉपर्टी को आप बेच सकते हैं। पर ध्यान दें, सेकंड मैरिज नहीं होनी चाहिए उस इंसान की। क्यों? क्योंकि सेकंड मैरिज बाइगैमी कानून के अंदर अपराध माना गया है और किसी माइनर यानी कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे का विवाह करना भी अपराध माना गया है। तो लीगली नेसेसिटी नहीं है वो, क्योंकि कानूनी रूप से तो वो अपराध है। तो केवल परिवार के मेंबर्स की शादी कराने के लिए परिवार का मुखिया ऐसा कर सकता है, पर गैर कानूनी चीजें कराने के लिए नहीं कर सकता। अब देखिए अगला पॉइंट आता है मेडिकल केयर ऑफ मेंबर। परिवार में किसी की स्थिति इतनी बीमार है कि उसका इलाज कराने के लिए जमीन को बेचना अनिवार्य है, तो उस मेडिकल केयर के लिए वो कर्ता ऑफ द फैमिली उस कोपार्सनरी प्रॉपर्टी, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को बेच सकता है। इसके बाद डिफेंस ऑफ मेंबर इन्वॉल्वड इन सीरियस क्रिमिनल चार्जेस एक्सेप्ट मर्डर, अगर किसी की हत्या कर दी है तो वो तो अलग चीज है, पर इसके अलावा अगर कोई और झूठे चार्जेस लगा रखे हैं, कोई और केस लगा है, तो उस केस को लड़ने के लिए चाहे कोर्ट केस में कोर्ट फीस जमा करनी हो, वकीलों को खर्चा देना, उनकी फीस देनी हो, तो उसको पे करने के लिए आप उस जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। इसके अलावा फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट बेंडिंग ऑन फैमिली मेंबर, यानी कि अगर कोई परिवार पर कर्जा पड़ा है, उस कर्जे को चुकाने के लिए उस फैमिली प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है। फॉर परफॉर्मेंस ऑफ नेसेसरी सेरेमनी, परिवार में किसी बच्चे का जन्म हुआ है, किसी का देहांत हो गया है, उन सभी सेरेमनीज को करने के लिए उस फैमिली प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है। फॉर सेल ऑफ लैंड टू कंस्ट्रक्ट अ पक्का हाउस, यानी कि आप किसी ऐसे मकान में रहते हैं जो बिल्कुल जर्जर है, कभी भी गिर सकता है, तो उन चीजों के लिए आप उस फैमिली प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। लास्ट आता है फॉर द पेमेंट ऑफ रेंट, यानी कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा रेंट बकाया है, कोई आपके पास सोर्स ही नहीं है पे करने का, तो आप उसको पे करने के लिए जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या कोई भी इंसान उठकर बेच सकता है? माता जी बेच सकती है, बड़ा भाई बेच सकता है? जी नहीं, जो कर्ता ऑफ द फैमिली है, हेड ऑफ द फैमिली है, जो परिवार को मैनेज कर रहा है, परिवार से जुड़े सभी फैसले ले रहा है, उसी के पास यह अधिकार है कि वो इस तरीके की एलिनेशन, इस तरीके की प्रॉपर्टी को आगे बेच सकता है। अब मान लेते हैं, एक बार एग्जांपल से समझिए, आपके पिताजी ने किसी प्रॉपर्टी को बेच दिया, अब वह आपकी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी थी जिसके अंदर आपका बाय बर्थ अधिकार आ रहा था। अब अगर कल को एक बेटी कोर्ट में खड़ी होती है, चाहे पार्टीशन सूट डालती है, चाहे डिक्लेरेशन सूट डालती है, और ये कहती है कि इसके अंदर तो मेरा अधिकार बनता था और मेरी प्रॉपर्टी बेच दी गई, तो यहां पर जो फादर है, कर्ता ऑफ द फैमिली है, उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाता है कि उसको कोर्ट में साबित करना पड़ता है कि भाई ये जो प्रॉपर्टी बेची गई है ये लीगल नेसेसिटी के चलते बेची गई है। अब दोस्तों
ये चीज थी लीगल नेसेसिटी। इसके अलावा 2 पॉइंट और होते हैं, बेनिफिट ऑफ द स्टेट, इंडिस्पेंसिबल ड्यूटीज, वो हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। वो केवल तभी करेंगे जब आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट करेंगे। जिस दिन भी इस वीडियो पर 10,000 व्यूज पूरे हुए, उससे अगले दिन ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊंगा। तो अब आपके ऊपर है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, ताकि वीडियो की रीच ज्यादा हो, और इसको शेयर भी करें ताकि जल्दी से जल्दी 10,000 व्यूज हो और आप लोगों के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट में लेकर आ जाऊं। अब दोस्तों, रेलिवेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आपको क्लियर कर दूं लीगल नेसेसिटी से जुड़ी, ताकि अगर आपके साथ भी ऐसी कोई कंडीशन बन रही है तो रेलिवेंट जजमेंट के साथ आप उस पॉइंट को कोर्ट में साबित कर सकें। दोस्तों, अब दोस्तों सबसे पहले केस डिटेल्स आपको डिस्प्ले पर दिखाकर समझा दूं। केस टाइटल है बी रेड्डी, दर्शनाथामी रेड्डी, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस वी मंजुनाथ एंड अनदर, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। डेट ऑफ जजमेंट है 13 दिसंबर साल 2021 और इसका सिविल अपील नंबर है 7037 ऑफ 2021। ये केस डिटेल मैंने आपको क्लियर कर दी। अब इसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्लियर किया, डिस्प्ले पर मैं आपको दिखाकर समझा दूं, ताकि आपको यह ना लगे कि मैं मनगढ़ंत बातें करता हूं। आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि कल को अगर आप कोर्ट में स्टैंड लेते हैं तो वहां भी पॉइंट टू पॉइंट बातें होती है, मनगढ़ंत बातें नहीं होती। अब डिस्प्ले पर आप एक बार ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहां पर क्या लिखा है, अ को-पार्टनर यानी कि एक हम वारिस जिसका अधिकार है कि वो जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर अपना शेयर पाने के लिए क्लेम कर सके, तो ऐसी कंडीशन में वो इंजंक्शन नहीं मांग सकता। इंजंक्शन मतलब स्टे नहीं मांग सकता। किसके खिलाफ? अगेंस्ट द कर्ता, कर्ता के खिलाफ, हेड ऑफ द फैमिली के खिलाफ, जो रिस्ट्रेन कर रहा है, जो एक हमवारिस को, बेटी को रोक रहा है। किस चीज के लिए? डीलिंग विद और एंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शन फ्रॉम सेल ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी। यानी कि अगर कोई बेटी हेड ऑफ द फैमिली, कर्ता ऑफ द फैमिली को रोक रही है कि वो प्रॉपर्टी को आगे ना बेच पाए, स्टे लेने की कोशिश कर रही है, तो उसको यह अधिकार नहीं मिलेगा। इसके आगे देखिएगा, alienation has a right to challenge the alienation if the same is not legal necessity of the benefit of the state। हाँ, अगर जो वो प्रॉपर्टी बेची जा रही है वो बेनिफिट ऑफ द स्टेट लीगल नेसेसिटी में काउंट नहीं है, तब भले उस पर रोक लगाई जा सकती है। आगे देखिएगा, वेयर अ कर्ता हैज एलिनेटेड अ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी फॉर वैल्यू आइदर ऑफ लीगल नेसेसिटी ऑफ द बेनिफिट ऑफ द स्टेट, इट वुड बाइंड द इंटरेस्ट ऑफ ऑल अनडिवाइडेड मेंबर इवन दे आर माइनर और विंडो। यानी कि अगर एक हेड ऑफ द फैमिली किसी को पर्सनली प्रॉपर्टी, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को आगे बेच रहा है, तो उसके अंदर सभी मेंबर्स के, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, सभी के राइट्स माने जाएंगे। यह माना जाएगा कि सभी लोग अपनी खुद की मर्जी से उस प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि कर्ता ऑफ द फैमिली के पास यह अधिकार दिया गया है मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ के अंदर। अब दोस्तों, क्या वो प्रॉपर्टी लीगल नेसेसिटी में बेची गई है, यह साबित करना कर्ता का काम है। और कैसे साबित करेंगे, इसके लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं बता। हर केस के फैक्ट सर्कमस्टांसेस को देखते हुए यह तय किया जाता है कि हां, वो लीगल नेसेसिटी के चलते बेची गई थी। अब दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि जो कर्ता ऑफ द फैमिली है, हेड ऑफ द फैमिली है, उसके पास ये पावर है कि बिना बेटी को उसका हिस्सा दिए प्रॉपर्टी को आगे दे सकता है। कब? लीगल नेसेसिटी में। अब 2 कंडीशन और है, बेनिफिट ऑफ द स्टेट, इंडिस्पेंसिबल ड्यूटी, वो आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में आपको पता लगा मिताक्षरा स्कूल ऑफ सक्सेशन, दयाभागा स्कूल ऑफ सक्सेशन, कितनी जगह पर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को बिना परमिशन के बेचा जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर दी गई महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर दी गई मेरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसका पार्ट 2 जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन भर दें, जितने ज्यादा हो कमेंट उतने ज्यादा लिखें। पर्सनली कमेंट करना चाहते हैं, पर्सनली डिस्कशन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस नंबर पर कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर डायरेक्टली डिस्कशन मुझसे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।